हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स कवर करने वाले हैं और इसके 50 क्वेश्चंस हैं। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये मिशन है मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का और इस मिशन के तहत ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 50 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 leaves were exposed to light. Variegated leaf, green leaf partially covered with black pepper and green leaf. तो 3 तरीके की लीफ हैं, लाइट में ये रखी गई हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च वॉज सीन इन, स्टार्च इसमें से किस में प्रेजेंट होगा? वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ कैसी होगी? जिसमें ये स्पॉट्स होंगे येलो कलर के और बीच बीच में ये ग्रीन पार्ट प्रेजेंट होगा। और एक जो है ये पार्शियली कवर की गई है पेपर से, इस तरह से ये पेपर से कवर कर दी गई पार्शियली। और एक है ग्रीन लीफ। तो स्टार्च के लिए ये तीनों ही पॉजिटिव आएंगी। जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पर ये स्टार्च प्रेजेंट होगा इसमें, और इस वाले में जहाँ पर ये ब्लैक पेपर एब्सेंट है वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट होगा। और ये पूरी की पूरी लीफ ही स्टार्च के लिए पॉजिटिव होगी। और ये जूलियस वॉन सैक्स, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि ग्रीन पार्ट जो होंगे वहाँ पर ये ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी और ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ओनली ग्रीन लीफ, ओनली ग्रीन एंड वेरीगेटेड लीफ इन ऑल द लीव्स, ग्रीन पार्ट एक्सपोज टू लाइट। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। A leaf enclosed in KOH performs photosynthesis at। तो अगर एक लीफ को KOH में रखा जाए, जैसा मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में था, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर KOH सोक्ड कॉटन रखा गया था। KOH क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 यहाँ पर खत्म हो जाएगी टेस्ट ट्यूब में। तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसमें स्टार्च की सिंथेसिस नहीं होगी, जबकि ये जो हाफ पोर्शन जो आउटसाइड था ये स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो कि हुई नहीं है, तो ये क्या होगा? नो फोटोसिंथेसिस। आंसर यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रीस्ले। तो जोसेफ प्रीस्ले का जो एक्सपेरिमेंट था वो इन्वर्टेड बेल जार एक्सपेरिमेंट। और इससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला था कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो रीस्टोर करते हैं जो बर्निंग कैंडल या माउस एयर से रिमूव कर रहा है उसे। तो बर्निंग कैंडल सून गेट्स एक्सटिंग्विश, बुझ जाती है इन बेल जार विदाउट प्लांट। ये सही है, बर्निंग कैंडल बुझ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुकी होगी। माउस ऑल्सो सफोकेट्स एंड डाई इन द बेल जार, चूहा होगा वो भी मर चुका होगा। When mouse and burning candle were placed in the bell jar along with pea plant, mouse died। तो ये मरा नहीं था, बर्निंग कैंडल भी जलती रही थी और चूहा भी जीवित था। ये गलत दिया हुआ। प्लांट्स रीस्टोर टू एयर व्हाट द ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल कंज्यूम्स। तो ये भी सही है। यहाँ पर ए, बी और डी आंसर होगा फोर्थ। और इनका जो जोसेफ प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने ऑक्सीजन की भी खोज की थी 1774 में। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बबल्स रिलीज बाय एक्सपेरिमेंट प्लांट इन जैन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट वर ऑफ। तो जैन इंजन हाउस का जो एक्सपेरिमेंट था, एक तो इन्होंने जोसेफ प्रीस्ले के ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था। जोसेफ प्रीस्ले के एक बार इसको डार्क में रखा था पूरे सेटअप को, और एक बार इसको सनलाइट में। और दूसरा जो जॉन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट था, इसमें इन्होंने एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला लिया था। और इस हाइड्रिला प्लांट को जब सनलाइट में रखा गया था तो बबल्स रिलीज हुए थे, और ये बबल्स किसके थे? ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। Which of the following is not true for the experiment of Julius von Sachs?
ग्लूकोज इज यूजली स्टोर्ड इन प्लांट एज स्टार्च, तो ये सही है, नॉट ट्रू पूछा गया है। ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज क्लोरोफिल विद इन प्लांट्स, तो ये क्लोरोफिल स्पेशल बॉडीज नहीं, यहाँ पे क्या था, क्लोरोप्लास्ट। इन ग्रीन पार्ट ग्लूकोज इज मेड, ये भी ठीक है। जूलियस सैक्स रिवील्ड द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 1854, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ वो सेकंड, ग्रीन सब्सटेंस जो था वो किस में लोकेटेड था, क्लोरोप्लास्ट में, तो यहाँ पे क्लोरोफिल गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ एंगलमैन बैक्टीरिया वर मेनली फाउंड एक्यूमुलेटेड इन द रीजन ऑफ, तो ये TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने प्रिज्म का यूज़ करके लाइट को इसके विजिबल स्पेक्ट्रम में स्प्लिट किया था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और ये सबसे ज़्यादा जो एक्यूमुलेशन हुआ था जो एरोबिक बैक्टीरिया था, फिलामेंटस एल्गी यूज़ किया गया था, क्लैडोफोरा, तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी ब्लू और रेड कलर वाली लाइट में। जब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस तो ऑक्सीजन भी सबसे ज़्यादा यहीं पर रिलीज़ होगी, जिस वजह से एरोबिक बैक्टीरिया जो था उसका एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा यहीं पर हुआ था, ब्लू और रेड कलर के लाइट में। तो ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम भी था, तो रेड एंड ब्लू लाइट ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम, ग्रीन एंड ब्लू, रेड एंड ग्रीन, तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। इन ग्रीन प्लांट्स वाटर एक्ट एज, तो ग्रीन प्लांट्स में वाटर, इसका स्प्लिटिंग होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोला जाएगा इसे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और ये किससे एसोसिएटेड है, फोटोसिस्टम 2 से। 2 एचाइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, तो वाटर एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर, ये हाइड्रोजन डोनर का यहाँ पे काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर और हाइड्रोजन डोनर, वाटर, आंसर विल बी थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज, तो एट प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.03 to 0.04% है, और ये कितना तक बढ़ सकता है, 0.05% तक। तो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग है किसके लिए, C3 या C4 के लिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, C3 या C4 के लिए, किसके लिए ये लिमिटिंग होगा, प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है। Now we move to another question. Given below are two statements, statement 1 और statement 2. The primary carbon dioxide acceptor in C4 plant is phosphoenol pyruvate and is found in the mesophyll cells. तो C4 प्लांट्स में बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल्स, दो जगह कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। जो मीजोफिल सेल्स हैं यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, यहाँ पर रुबिस्को होगा। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रुबिस्को एंजाइम, मीजोफिल सेल्स C4 प्लांट्स के लैक करते हैं रुबिस्को एंजाइम, ये सही है। ये कहाँ पर, रुबिस्को कहाँ पर प्रेजेंट है, ये बंडल शीथ सेल्स में, और ये यहाँ पर इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि बंडल शीथ सेल्स जो होती हैं ये थिक सेल वॉल हैं, और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ए ग्रैनल है, मतलब यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो इस वजह से यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इस वजह से रुबिस्को जो होगा वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह नहीं। तो आंसर हुआ यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट, लैक्स रुबिस्को एंजाइम मीजोफिल सेल्स C4 प्लांट्स, ये भी सही है और ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अमंग ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट प्लांट्स टेम्परेचर ऑप्टिमम इज, तो टेम्परेचर ऑप्टिमम किसका ज़्यादा होता है, ये C4 प्लांट्स का ज़्यादा होता है, C4 प्लांट्स में ये ज़्यादा होगा, और C3 प्लांट्स में ये कम होगा। C3 प्लांट्स हायर फॉर टेम्परेट प्लांट्स,
लोअर फॉर ट्रॉपिकल प्लांट्स, हायर फॉर ट्रॉपिकल प्लांट्स। और C4 प्लांट्स कहाँ पर होंगे, ये ड्राई हैबिटेट में, ट्रॉपिकल रीजन में। तो हायर फॉर ट्रॉपिकल प्लांट्स ये यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच मेटल आयन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होगा मैग्नीशियम। Now question number 12, splitting of water is associated with photosystem 1 dark reaction, both photosystem 1 and 2 and photosystem 2। तो splitting of water ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और ये किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है फोटोसिस्टम 2 के साथ। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन ए C3 प्लांट, जो C3 प्लांट में एब्सेंट है। RUBP कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, पेप कार्बोक्सिलेज, NADP रिडक्टेज, ATP सिंथेज। तो ये सारे प्रेजेंट है। ATP सिंथेज प्रेजेंट होगा, NADP रिडक्टेज और RUBP कार्बोक्सिलेज भी। जो एब्सेंट होगा वो होगा पेप कार्बोक्सिलेज। पेप कार्बोक्सिलेज किस में है, ये C4 प्लांट्स में। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड। द स्ट्रोमल एमिली है बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। स्ट्रोमल एमिली में दोनों ही फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रैनल एमिली हो गए और ग्रैना जो होंगे ये स्ट्रोमल एमिली, इंटरग्रैनल लैमली, स्ट्रोमल एमिली से। तो बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है। स्ट्रोमल एमिली में इनफैक्ट सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होगा, फोटोसिस्टम 2 भी एब्सेंट है और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होगा। ग्रैनल एमिली जो होगा इसमें यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 भी होगा, फोटोसिस्टम 2 भी होगा और NADP रिडक्टेज भी है। तो स्ट्रोमल एमिली या बोथ ये गलत है। ग्रैनल एमिली लैक फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो ग्रैनल एमिली में ये एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है। तो ये भी गलत हो गया। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स across the membrane to stroma through the transmembrane channel of the F0 of the ATPase। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकिंग जो होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब मूव करेगा तब यहाँ पर ATP सिंथेज एक्टिवेट होता है, जो FOF1 पार्टिकल के F1 पार्ट में प्रेजेंट है और इसी से ATP का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ पोटेशियम ग्रेडियंट दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। तो पोटेशियम ग्रेडियंट नहीं, इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट या pH ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये यहाँ पर पोटेशियम गलत दिया हुआ है। यहाँ पर असर्शन सही है बट रीज़न जो होगा वो गलत। असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज़ रॉन्ग। C3 मेज, C4 क्रैन्स एनाटमी, कैल्विन साइकिल, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हैच एंड स्लैग पाथवे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये मेज, सॉर्गम, सुगर केन, ये सब क्या है, ये C4 प्लांट्स हैं। यूजली मोनोकॉट्स जो होते हैं वो C4 प्लांट्स, कुछ डाइकॉट्स भी हैं जैसे एमेरेंथस। C4 क्रैन्स एनाटमी सही है। C4 प्लांट्स में क्रैन्स एनाटमी होगी, बंडल शीथ सेल्स और मीजोफिल सेल्स रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड है। कैल्विन साइकिल में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन, तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी ठीक है। हैच एंड स्लैग पाथवे में पहला प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर रॉन्ग हुआ फर्स्ट, C3 नहीं, ये होना चाहिए था C4 प्लांट। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ। लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन किस फॉर्म में, तो ये ATP और NADP2H, ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइट रिएक्शन के,
एटीपी एनर्जी करेंसी और ये रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल, ये रिड्यूसिंग पावर और ये एनर्जी करेंसी। लाइट ट्रांसफ़र होगा ये एटीपी के फॉर्म में। आंसर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इन sugar cane plant carbon dioxide is fixed in malic acid in which the enzyme that fixes CO2। तो एंजाइम यहाँ पर कौन सा है, ये पेप्केज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज या पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, ये मीजोफिल सेल्स में होगा। Question number 18. Now we move to question number 19. Which one of the following concerns photophosphorylation? इनमें से कौन सा फोटोफॉस्फोराइलेशन? तो फॉस्फोराइलेशन जो होगा ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है जो डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाएगा एटीपी बनाने के लिए। तो एडीपी प्लस एएमपी लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में एटीपी, या एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी विल गिव एटीपी। तो यहाँ पर ये सही है। ADP plus inorganic phosphate, this will give ATP. Question number 19, correct answer is second. Next, which of the following is wrong in relation to photorespiration? फोटोरेस्पायरेशन के रेस्पेक्ट में कौन गलत है? तो फोटोरेस्पायरेशन इसी को बोलते हैं C2 साइकिल। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 2 कार्बन का है, इसीलिए इसे C2 साइकिल भी बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स जो इन्वॉल्व होंगे क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। It is a characteristic of C3 plant. It occurs in chloroplast. It occurs in peroxisome. It is a characteristic of C4 plants. तो wrong पूछा गया है। C3 plants में क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व हैं और characteristic of C4 में ये एब्सेंट है। तो 20 का करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। Another question 21st. In C3 plants, the first stable product of photosynthesis during the dark reaction is। तो C3 प्लांट्स के लिए पूछा गया है। C3 में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और एंजाइम होता है रुबिस्को, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, और प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो डार्क रिएक्शन में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का है ये। आंसर होगा 21st इज थर्ड। Now another question 22nd. Photosynthetically active radiation represents the following range of wavelength. तो विजुअल स्पेक्ट्रम जो है वो है 390 to 760 विजुअल स्पेक्ट्रम विबग्योर जो बना हुआ है 390 to 760 नैनोमीटर। और फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इसमें से जितना फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगा वो होता है 400 to 700 नैनोमीटर। और अगर सोलर रेडिएशन की बात की जाए, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का कितना परसेंट है ये, तो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का 40 to 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ, तो 400 to 700 नैनोमीटर फोर्थ। Now we move to another question, question number 23rd. As compared to a C3 plant, how many additional molecules of ATP are needed for net production of 1 molecule of hexose sugar by C4 plant? तो अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 अगर देखा जाए C3 प्लांट्स के लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए ATP चाहिए होती है 3, और NADP2H
ये चाहिए होते हैं 2। और C4 प्लांट्स में एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये 5 और ये चाहिए होंगे 2। तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज बनाने के लिए इस तरह से 6 टन चाहिए, मतलब 6 टन ऑफ केल्विन साइकिल। तो ये हो जाएगा 6U2, तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 से, तो ये हुआ 18, ये हो जाएगा 30। तो टोटल का डिफरेंस कितना आया, 12 ATP का। NADP2H बराबर है 12 और 12। ये 12 किसके लिए, ये ग्लूकोज के लिए, टोटल ग्लूकोज, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए था। तो यहाँ पर आंसर होगा 12 ATP का डिफरेंस है। 23rd इज सेकेंड, थर्ड। नेक्स्ट, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। तो क्लोरोफिल कहाँ पर सिचुएटेड होगा, ये ग्रैना में। 24th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। Chemiosmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on। तो यहाँ पर एचाइन का ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होता है, एचाइन ग्रेडियंट। और अगर फोटोसिंथेसिस की क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो ये ग्रेडियंट होगा ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। यहाँ पर एचाइन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज एचाइन कॉन्सेंट्रेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में एचाइन कॉन्सेंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ेगा। यहाँ पर बढ़ेगा एचाइन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज एचाइन। तो इसी का ब्रेकडाउन जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट। आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 26। इन फोटो सिस्टम 1 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। फोटो सिस्टम 1 में अगर देखा जाए तो फोटो सिस्टम 1 P700, ये इसका रिएक्शन सेंटर। यहाँ से पहुँचेगा आयरन सल्फ़र के पास, आयरन सल्फ़र से आता है फेरेडॉक्सिन, और फेरेडॉक्सिन से ये पहुँचेगा NADP प्लस के पास। NADP प्लस एचाइन भी एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाता है NADP2H। आपको यहाँ पर ये बताना है ये किसके थ्रू पहुँचता है, फेरेडॉक्सिन से NADP प्लस। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो फोटो सिस्टम 1 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर क्या होगा, आयरन सल्फर, आयरन सल्फर प्रोटीन। आंसर हुआ थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। How many ATP molecules could maximally be generated from one molecule of glucose if the complete oxidation of one molecule of glucose, complete oxidation में क्या बनता है, CO2 and water, ये 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज कर रहा है। एंड द यूजफुल केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP बॉन्ड, फॉस्फेट बॉन्ड। 1 मोल ऑफ ATP इज 12 किलो कैलोरी। तो कितने बनेंगे यहाँ पे, कितने ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा अगर ये 12 किलो कैलोरी है एक ATP 1 मोल, तो ये 12 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे टोटल कितने हुए, टोटल आएगा ये 57 के अप्रॉक्स। तो टोटल 57 ATP। अगर एक ATP 12 किलो कैलोरी है, टोटल हमें मिल रही थी 686 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, the first acceptor of electrons from an excited chlorophyll molecule of photosystem 2 is। तो पहला एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम, आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरेडॉक्सिन, फियोफाइटिन। तो फोटोसिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर क्या है, ये P680 क्लोरोफिल ए का बना होता है। और इससे जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो ये फियोफाइटिन के पास पहुंचेगा। फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से फिर ये प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से फिर ये आएगा फोटोसिस्टम 1 के पास। और यहाँ से फिर ये आयरन सल्फ़र, आयरन सल्फ़र से फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से FNR, और FNR से फिर NADP प्लस, और NADP2H बनेगा लास्ट में। तो यहाँ पर फियोफाइटिन होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिस्टम 2। 28 इज 4।
Now question number 29. Chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that ATP is found because, तो ये बनता है प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से। प्रोटॉन ग्रेडियंट पहले इस्टेब्लिश किया जाएगा, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर ये एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। और इसका ब्रेक डाउन होगा प्रोटॉन ग्रेडियंट का, और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो एच आयन मूव करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ, और इसके बाद F1 जो पीस होगा, F1 पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पर, इसके थ्रू होकर के जाएगा, और F1 जो पार्टिकल है ये वाला, इसमें ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिल करके ATP में कन्वर्ट होती है। 4 प्रोटॉन्स का जब मूवमेंट होगा उसके बाद ये फॉर्मेशन होगा। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 29 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स इन। मैलिक एसिड सिंथेसिस C4 प्लांट्स में अकर्स इन, तो ये किस में, मीजोफिल सेल्स, बंडल शीथ, गार्ड सेल्स या एपिडर्मल सेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में, और इसका फिर ट्रांसपोर्ट होगा, ये आ जाता है बंडल शीथ सेल्स में, जहाँ पर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होगी, इसको C3 साइकिल से फिक्स किया जाएगा। तो मैलिक एसिड ड्यूरिंग अकर्सन, ये होगा मीजोफिल सेल्स में, फॉर्मेशन मीजोफिल सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 30। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 31. स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन्स। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, राइबोसोम्स और क्लोरोफिल। तो यहाँ पर डायरेक्ट लाइट डिपेंडेंट एंजाइम्स नहीं है, डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। और डार्क रिएक्शन इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। अगर प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन अवेलेबल है तो ये डार्क रिएक्शन चलती रहेगी। तो यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कब होगा, जब फोटोसिस्टम 1 एक्टिव है, और फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर के पास, आयरन सल्फर से ये फिर पहुंचेगा फेरेडॉक्सिन के पास, और फेरेडॉक्सिन से ये जाएगा फिर प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F से होता हुआ ये आएगा प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से फिर फोटोसिस्टम 1। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था वो वापस घूम करके यहीं पे फोटोसिस्टम 1 के पास आ जाएगा, और इसमें चूँकि ये ETS के थ्रू आ रहा है तो ATP का फॉर्मेशन भी होगा, और NADP2H वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होगा। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड है, यहाँ पर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 एक्टिव है, तो आंसर होगा सिर्फ ATP। लाइट रिएक्शन जो फोटोसिस्टम जब 2 इन्वॉल्व होगा तब यहाँ पर ATP, NADPH और ऑक्सीजन ये सब होंगे, जिसको बोला जाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एनऑक्सीजनिक, जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, रोडोस्पाइरलम, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, अल्वा। तो ये ग्रीन एल्गी हैं, प्लांट्स हैं,
प्लांट्स जितने भी हैं सब ये ऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस। और मोनेरा में जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी ऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। यहाँ पर वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन डोनर नहीं, H2S वगैरह होगा। तो आंसर क्या हुआ, रोडोस्पाइरिलम। 33 इज फर्स्ट। Now we move to another question, 34. Read the following four statements A, B, C, and D and select the right option having both correct statement. Judd scheme of light reaction takes place in presence of photosystem 1 only. तो Z स्कीम में फोटोसिस्टम 2 से शुरुआत होती है और इसके बाद ये पहुंचेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन, फिर आएगा प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ फोटोसिस्टम 1 के पास, और फिर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर, और फाइनली बनता है NADP2H। तो ये जो स्कीम है ये क्या है, ये जेड स्कीम। इसमें फोटोसिस्टम 1 भी 2 भी इन्वॉल्व है, फोटोसिस्टम 1 भी इन्वॉल्व है। ओनली यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ओनली फोटोसिस्टम 1 इज़ फंक्शन इन साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एडमिट हो और वापस यहीं पर आ जाए तो ये साइक्लिक। ये वाला जो है ये नॉन साइक्लिक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, NADP प्लस फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। तो ये भी यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADP2H गलत है। साइक्लिक में सिर्फ ATP बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर NADP के प्लस के पास नहीं गया। स्ट्रोमा लैमेली लैक फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज NADP। तो स्ट्रोमा लैमेली में ठीक है, फोटोसिस्टम 2 भी नहीं है, NADP रिडक्टेज भी यहाँ पर नहीं है। पूछा क्या गया, बोथ करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर B सही है और इसके अलावा D भी सही है, B एंड D। Now question number 35th. Cran's anatomy is one of the characteristic of the leaves of। तो Cran's anatomy किसमें प्रेजेंट है, C4 प्लांट्स में। यहाँ पर कई लेयर्स में बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट हैं और ये रिंग के फॉर्म में। इसके अलावा मीजोफिल सेल्स जो होती हैं वो भी रिंग के फॉर्म में अरेंज होंगी। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होगा Cran's एनाटॉमी में। डाइमॉर्फिक का मतलब जो मीजोफिल सेल्स में है ये ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है विद ग्रैनल, और जो बंडल शीथ सेल्स में है ये ए ग्रैनल है। तो आंसर यहाँ पर होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीव्स ऑफ शुगर केन। शुगर केन, मेज, सॉरगम ये एग्जाम्पल्स हैं C4 प्लांट्स के। वीट, पोटैटो, मस्टर्ड ये C3 प्लांट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 35, करेक्ट आंसर इज थर्ड। Now we move to question number 36. CAM helps the plant in। CAM क्या है, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कंजर्विंग वाटर, सेकेंडरी ग्रोथ, डिजीज रेजिस्टेंस या रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो स्टोमेटा होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं, डे में ये क्लोज रहते हैं। तो ये किसके लिए, ये कंजर्विंग वाटर के लिए। यहाँ पर C4 और C3 साइकिल, C4 साइकिल होगी नाइट में सेम सेल में और C3 साइकिल होगी डे में। क्वेश्चन नंबर 36। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 37। इन Cran's एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल्स हैव। तो बंडल शीथ सेल्स कैसी होती हैं, थिक सेल वॉल होंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे, और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं और ए ग्रैनल है। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी बोलेंगे। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो बनता है ये 2 कार्बन का है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 39, स्टडी द पाथवे गिवन बिलो। तो ये क्या है, ये C4 पाथवे है, ये यहाँ पर फिक्सेशन दिखाया गया है, ये फिक्सेशन, ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, ये यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 रिमूव हो रही है, और फिर ये ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद फिर ये रीजनरेशन। तो इसमें पूछा गया है करेक्ट लेबलिंग कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 39 में सबसे पहले फिक्सेशन, उसके बाद फिर बी डीकार्बोक्सिलेशन, और सी इज़ रीजनरेशन। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स किस में होंगे, तो स्ट्रोमा, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड्स, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंटीनी कॉम्प्लेक्स। क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड्स। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कब, माइटोकॉन्ड्रिया में, जब यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? It involves breakdown of electron gradient. तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट या पीएच ग्रेडियंट बोला जाएगा। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट पहला स्टेटमेंट ही गलत है। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा सही है। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADP2H ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, NADP रिडक्टेज जो होगा वो बाहर की तरफ है, सही है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर हुआ फर्स्ट। Now question number 42, the process which makes major difference between C3 and C4 plant। C3 plants में क्या प्रेजेंट है, फोटो रेस्पिरेशन, जो यहाँ पर एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम होता है रुबिस्को, जो ऑक्सीजनेस की तरह भी काम कर सकता है। ऑक्सीजनेस की तरह कब काम करेगा, जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन कम है कंपैरेटिवली। तो ये फोटो रेस्पिरेशन का डिफरेंस है। 42 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 43। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये किस में, C4 प्लांट में, मीजोफिल सेल्स में। प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन का, इसीलिए से C4 साइकिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विद रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो करेक्ट नहीं है, टोमेटो इज ए ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर, सही है। लाइट सेचुरेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड 10% ऑफ फुल सनलाइट पर ही हो जाता है, ये भी ठीक है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05, ये भी ठीक है, अभी 0.03 टू 0.04% के बीच में। तो इसको बढ़ा करके अगर बढ़ता है 0.05 तक तो भी CO2 का फिक्सेशन रेट बढ़ेगा C3 प्लांट्स के लिए। C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विद इनहेंस्ड फोटोसिंथेसिस वाइल C4 प्लांट्स हैव अ मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, ये गलत है। C4 प्लांट्स जो होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ऑप्टिमम इनका ज़्यादा होता है इन C3 इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स का है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये यहाँ पर गलत है कि हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम C3 का है दैन C4 का हायर होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाई, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, कारा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, साइकस, नॉस्टॉक। तो नॉट प्रोड्यूस्ड किस में होगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ पर H2S जो है ये हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, हाइड्रोजन डोनर
या इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा वो सल्फेट या सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड, इसीलिए इसको बुलाएगा एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। 45 इज सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट नहीं है, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन भी है, एटीपी भी है, NADPH भी है। NADH ये किस में बनेगा, ये रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर ग्लाइकोलिसिस में, साइटोप्लाज्म में। तो ये गलत दिया हुआ है। 46 इज 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। तो प्लास्टोक्विनोन जो होगा ये फोटोसिस्टम 2 से जब इलेक्ट्रॉन एडमिट होगा फियोफाइटिन के पास पहुंचता है, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, और इसके बाद ये आ जाता है फोटोसिस्टम 1 के पास। तो यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, तो फोटोसिस्टम 2 टू साइटोक्रोम B6F, ये सही है। फोटोसिस्टम 1 दिया हुआ है, ये तो गलत है, और साइटोक्रोम B6F टू फोटोसिस्टम 1, इसमें प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोक्विनोन नहीं। तो आंसर होगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, द ऑक्सीनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक 3 कार्बन का, एक 2 कार्बन का। 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 2 कार्बन वाला है फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया से होते हुए। तो यहाँ पर आंसर होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। 48 इज फोर्थ। Now question number 49, the first stable product of carbon dioxide fixation in sorghum। sorghum क्या है, ये C4 प्लांट है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो बनेगा मीजोफिल सेल्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो स्ट्रोमा लैमेली हैव फोटोसिस्टम 1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज। Granule amylae have both photosystem 1 and photosystem 2. Cyclic phosphorylation involves both photosystem 1 and photosystem 2. Both ATP and NADP2H are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. Incorrect statement यहाँ पर पूछा गया है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होगा, बोथ नहीं। तो 50 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। Thank you all of you. This is all I had for you.